चलो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से आपकी क्लास को। एंड चैप्टर है जीवों में विविधता और इसका लेक्चर नंबर है 7 गाइज यहाँ पे। तो चलिए फटाफट से, और आज हो जाएगा भाई ये चैप्टर आपका कंप्लीट। और आज की क्लास होने वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज आप पढ़ने वाले हैं संघ कोऑर्डिनेटा को। क्लियर है। चलिए तो भाई यहाँ पे पिछली कक्षा में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा, एक बार देख लो जल्दी से। पिछली कक्षा में हमने संघ ही पढ़े थे। कौन से भाई? आपके जंतु संघ। क्लियर। इसमें हमने हेमिकोऑर्डिनेटा को पढ़ा था। ठीक है, आपका आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये सब हम लोगों ने पढ़े थे। अब देख लो आज कौन सा पढ़ रहे हो, जैसे कि बता भी चुकी हूँ। तो आज जो हम संघ पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले कोऑर्डिनेटा को, और साथ साथ क्विज भी आपकी होनी है। ओके चलिए तो यहीं पे स्टार्ट कर रहे हैं गाइज। हाँ जी, तो भाई यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो कि सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। जितने भी लक्षण है वो मैं आप लोगों को बता ही रही हूँ इंपॉर्टेंट कौन से हैं। ये सारे यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिए। अब बारी किसकी है? कोऑर्डिनेटा की। क्लियर है, इस लास्ट वाले की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी यही है। तो भाई इस संघ की स्थापना किसने? बेल्फोर नामक वैज्ञानिक ने की थी। गाइज इसमें पॉइंट मैं आपको साथ साथ प्रोवाइड कर रही हूँ, क्योंकि अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम आती है इसके नोट्स बनाने में, इसके पॉइंट्स को लिखने में, कि कौन से पॉइंट्स लिखने इंपॉर्टेंट रहेंगे कौन से नहीं। तो मैं आपको यहाँ पे बहुत इजी तरीके से पॉइंट प्रोवाइड कर रही हूँ। साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता रही हूँ, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है कि भाई इस संघ की कितनी जातियां विद्यमान है, कितनी विलुप्त हो गई है। विलुप्त का मतलब होता है जो गायब हो जाती है। ओके चलिए नेक्स्ट। इस संघ के अंतर्गत उन जंतुओं को रखा जाता है जिनके जीवन चक्र की किसी न किसी अवस्था में एक पृष्ठ रज्जु एवं एक खोखली पृष्ठ तंत्रिका रज्जु पाई जाती है। इस संघ के जंतुओं के लक्षण निम्नलिखित हैं। आ जाइए। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेटा में कैसे जीवों को रखा गया है? सबसे बड़ी चीज द्विपार्श्व सममित एवं त्रिकोरक, यानी कि भाई जीव का शरीर जो होगा दो भागों में यानी कि बराबर भागों में आसानी से बांटा जा सकता है। त्रिकोरक यानी कि यहाँ पे क्या मिलने वाले गाइज? तीनों स्तर पाए जाएंगे। कौन कौन सा? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। सिलोम युक्त होंगे। मेरुरज्जु उपस्थित होगी। मेरुरज्जु क्या होती है बेटा? मेरुरज्जु जो होती है वो तंत्रिका तंत्र जो होता है हमारा। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, हमारे मस्तिष्क से कुछ तंत्रिकाएं निकलते हैं, वो एक गुच्छा बना लेते हैं और वो इस रीढ़ की हड्डी से निकल कर जाती है। रस्सी की तरह संरचना होती है, इसी को हम बोलते हैं क्या? मेरुरज्जु। ठीक, कशेरुक दंड यहाँ पे उपस्थित होगी। चलिए अब यहीं पे देखो भाई क्या है? वर्टिब्रेटा यानी कि कशेरुकी। आप बोलोगे मैम वर्टिब्रेटा क्या होता है? तो बेटा कोऑर्डिनेटा का क्या है? उपसंघ है। क्लियर? किसका? यहाँ पे कोऑर्डिनेटा का क्या आ जाता है? उपसंघ आ जाता है। कौन? वर्टिब्रेटा। ठीक है, और इसी के अंदर आते हैं सारे आपके मत्स्य वर्ग, जल स्थलचर वर्ग, सरीसृप, सारे यहीं पे आते हैं। ओके है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए वर्टिब्रेटा कशेरुकी में कैसे हैं कि भाई सभी कशेरुकी जीवों में निम्नलिखित लक्षण पाए जाएंगे। नोटोकॉर्ड की उपस्थिति, पृष्ठनलीय कशेरुक दंड एवं मेरुरज्जु, त्रिकोरक शरीर होगा, युग्मित क्लोम, थैलिक्लोम किसमें होंगे बेटा? जो पानी में रहेंगे, और देहकुआ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग भाई यहाँ पे देख रहे हैं कौन कौन से उसमें बांटा गया है। अब स्टार्ट होता है आपके मेन लक्षण। क्वेश्चन कहाँ से आता है? क्वेश्चन आता है कि भाई वर्ग मत्स्य का बताइए, वर्ग एम्फीबिया का बताइए, कैसे क्या होता है, ये सब चीजें होती हैं। वर्ग मत्स्य में सबसे पहले हम इनको देखने वाले हैं। कैसे होते हैं भाई? ये जो होते हैं बेटा ये जलीय जीव होते हैं, यानी कि जल में रहने वाले। ठीक है, कौन से होते हैं? जल में रहने वाले जीव होते हैं। ओके है। शरीर कवच युक्त, क्या यानी कि बेटा इनके शरीर पर क्या मिलता है? एक बाहर की तरफ खोल मिलेगा, यानी किसी न किसी से ढके होते हैं, यानी कि इनका शरीर कैसा होता है? कवच युक्त होता है। गिल उपस्थित होते हैं, क्योंकि भाई वो किस में रह रहे हैं? पानी में रहने के लिए। तो भाई जो पानी में जो जीव रहता है, क्या उनमें फेफड़े मिलते हैं? नहीं। उनमें क्या पाए जाते हैं बेटा? उनमें पाए जाते हैं गिल्स। ठीक है, जिसकी मदद से वो क्या करते हैं? पानी में सांस ले सकते हैं। ओके चलो अब यहीं पे नेक्स्ट अर्य आपका यहाँ पे क्या हो जाता है भाई? सम में जो तैरने में क्या करते हैं? मदद करता है। हृदय दो कक्ष युक्त और ठंडे रुधिर वाले होते हैं। कैसे होते हैं बेटा ये आपके? सबसे पहले हृदय में कितने कक्ष हैं? 2। जैसे अगर हम मनुष्य की बात करते हैं तो हम लोगों में कितने? 4 कक्ष होते हैं, यानी कि जो हृदय होता है वो 4 भागों में बटा होगा। क्लियर? इसमें इसके हृदय में बटने का मतलब ये नहीं कि 4 अलग अलग हृदय, नहीं, हृदय एक ही होगा, उसमें 4 वहां पे भाग मिल रहे होंगे, एक तरीके से उसके भाग ही हो जाएंगे। तो अर्य समेत जो तैरने में क्या करते हैं? यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे तैरने में मदद करता है। और हृदय 2 कक्ष, यानी कि हृदय में 2 कक्ष मिल रहे हैं। ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है कि वो क्या करते हैं? एग्जाम्पल्स को देते हैं और पूछते हैं कि बताइए
किस में 2 कक्ष मिल रहा है, किस में 3 कक्ष हृदय मिलता है, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये सब चीजें याद रखनी। और ठंडे रुधिर वाले, ठंडे रुधिर वाले कौन होते हैं बेटा? ठंडे रुधिर वाले याद रखिएगा वो जीव होते हैं जो भाई अपने शरीर का ताप क्या करते रहते हैं भाई, यहाँ पे बदलते रहते हैं। क्लियर? तो क्या करते रहते हैं भाई, वो अपने शरीर का ताप बदलते रहते हैं, वो होते हैं ठंडे रुधिर वाले। अब साथ ही साथ ये कैसे होते हैं? अंडे देने वाले होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा भाई मछली के अंडे, आपने सुना होगा अक्सर जो बच्चे नॉनवेज खाते हैं। नए जीव जिससे क्या होते हैं भाई यहाँ पे बनते हैं, यानी कि जिससे नए जीव बनते हैं। कुछ का कंकाल उपास्थि, बेटा यहाँ पे क्या है? उपास्थि। देखो 2 वर्ड होते हैं, एक होता है अस्थि का, एक होता है उपास्थि। दोनों में फर्क है, बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ पे अस्थि क्या है? अपनी नोज को अगर आप यहाँ से ऊपर की साइड से पकड़ते हो बहुत मजबूत होती है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं तक वाले चैप्टर में, अस्थि और उपास्थि में। तो ये हड्डी है, हमारा हाथ देखो भाई बहुत मजबूत है, क्या है? हड्डी है। लेकिन वहीं पर अगर हम अपने कान को पकड़ते हैं ऊपर की तरफ से, इस तरफ से, और साथ साथ नोज को आगे से हिस्से से पकड़ते हैं, तो क्या बहुत लचीली है। तो यही होता है, अस्थि जो होती है बेटा ये बहुत मजबूत होती हैं। क्लियर? और साथ ही साथ यहाँ पे उपास्थि जो होती हैं ये कैसी होती हैं? ये होती हैं लचीली। क्लियर है ये चीज? चलिए, तो कुछ का कंकाल, यानी कि भाई जैसे हमारे अंदर क्या है भाई, हड्डियों का ढांचा है, क्या है? कंकाल तंत्र को बना रहे हैं। उसी तरीके से होता क्या है बेटा, यहाँ पे भी आपका भाई उपास्थि, मतलब कुछ जीव इसमें ऐसे हैं जिनमें जो अंदर का कंकाल जो वो कैसा? उपास्थि का होता है। यानी कि कुछ का कंकाल उपास्थि का व कुछ का हड्डी से बना, यानी कि कुछ तो हड्डी से बने हैं, कुछ उपास्थि से। चलिए, तो भाई यहाँ पे उदाहरण क्या है? शार्क, रोहू, टॉर्पिडो आदि इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। हाँ जी, तो भाई ये कुछ आपके एग्जाम्पल हैं यहाँ पे। आ जाइए फिर आगे, वर्ग एम्फीबिया। भाई यहाँ पे एग्जाम्पल देख के ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं और कौन से जीवों के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। चलिए, सबसे पहली चीज भाई यहाँ पे ये कौन है? एम्फीबियन को कहा जाता है। तो भाई इनको क्या कहते हैं भाई? इनको उभयचर भी कहते हैं। क्लियर? इनको जल स्थलचर भी कहते हैं। क्लियर? क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा ये पानी में भी रहते हैं और साथ ही साथ धरती पर भी रहते हैं, यानी कि भाई ये स्थल पर रह के भी जीवित रह सकते हैं और ये अपने आप को पानी में भी जीवित रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये कहाँ पे? भूमि व जल दोनों पर क्या होते हैं बेटा? दोनों जगह यहाँ पे पाए जाते हैं। आगे आ जाइए, त्वचा पर ग्रंथियां क्या होती हैं? यहाँ पे उपस्थित होती हैं। शीत रुधिर, यानी कि भाई ठंडे रुधिर वाले हैं, ये भी अपने शरीर का तापमान नियत नहीं रख पाते, बदलते रहते हैं। जैसे ही वातावरण में बदलाव होगा तो ये भी अपने शरीर का तापमान क्या करते रहेंगे? बदलते रहेंगे। इनका हृदय कितना होता है भाई? 3 कोष्ठ वाला होता है। इससे पहले हमने कौन सा देखा था? वर्ग मत्स्य का। वर्ग मत्स्य में कितने थे? 2 कक्ष युक्त थे। और एम्फीबिया में कितने हैं? यानी कि इनके हृदय में कितने कोष्ठ हैं? ये हैं बेटा यहाँ पे 3 कोष्ठ। क्लियर? श्वसन गिलिया फेफड़ों द्वारा होता है। भाई सिंपल सी बात है, वो कहाँ पे रह रहा है? वो भूमि में भी रह रहा है और जल में भी। तो जब वो पानी में जाता है किसका इस्तेमाल करता है? गिल्स का इस्तेमाल करेगा। किसके लिए? सांस लेने के लिए। और वहीं पे फेफड़ों द्वारा, यानी कि भाई जब वो स्थल पे आ जाएगा तो फेफड़ों का यानी कि लंग्स का इस्तेमाल करेगा। क्लियर है? पानी में अंडे देने वाले होते हैं, यानी कि भाई ये कहाँ पे? पानी में अंडे देते हैं। एग्जाम्पल है टोड हो गया, मेंढक और आपका सेलामेंडर। आपका ये सेलामेंडर है, ये टोड है। ठीक है, ये आपका भाई वृक्ष मेंढक यानी कि हाइला, और ये राना टिग्रीना यानी कि साधारण मेंढक। राना टिग्रीना जो है मेंढक का वैज्ञानिक नाम है। ओके, अब कौन सी बारी आई भाई यहाँ पे? सरीसृप की। बेटा इसको मैं आपको पूरा बहुत अच्छे तरीके से ना, यानी कि भाई याद रखना, अभी तो हम एक बार पढ़ेंगे सारी चीजें, समझिए कौन सी इसमें किस तरीके से यहाँ पे रखा गया है, लेकिन बाद में हम पूरा रिवाइज भी करते हैं। ओके है?
चलिए तो स्टार्ट करें। यहाँ पे कौन सा है भाई, यहाँ पे आपका वर्ग सरीसृप। सरीसृप कौन होते हैं बेटा, इसमें जो रेंगने वाले होते हैं। कौन से, रेंगने वाले। और अधिकांश कैसे होते हैं, यानी कि देखो अधिकांश जो होंगे वो होंगे थलचर। यानी कि कहने का क्या मतलब, अधिकांश का मतलब कि अगर भाई मान लो कि 100 है, या बोलो भाई मान लो तो 90 भाई ऐसे हैं जो धरती पर रहते हैं, 10 पानी में भी रह सकते होंगे, ऐसे भी होंगे। क्लियर। तो सिर्फ धरती पर ही नहीं रहते हैं, लेकिन इसके अधिकांश जीव जो हैं वो कैसे होते हैं, आपके थलचर, यानी कि भाई धरती पर रहने वाले। शरीर पर शल्क श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। किसके द्वारा बेटा, शरीर पर शल्क होती हैं। सांप को देखा है, देखा है, अरे टीवी में देखा होगा, रियल में भी देखा होगा भाई, अक्सर खेल दिखाने वाले आते हैं, वो सांप को लेकर आते हैं, तो आपने देखा होगा, तब तो देखा होगा सांप को। सांप के ऊपर की स्किन देखिए कैसी होती है भाई, शल्क से बनी होती है, वही चीज। ठीक है। श्वसन किसके द्वारा, फेफड़ों द्वारा, क्योंकि अधिकांश थलचर हैं और धरती पर रह रहे हैं, यानी किसके द्वारा श्वसन की क्रिया कर रहे हैं, वो फेफड़ों के द्वारा कर रहे हैं। बेटा शीत रुधिर, यानी कि कैसे हैं वो, ठंडे रुधिर वाले। कैसे हैं, ठंडे रुधिर वाले हैं। यानी कि भाई ये भी क्या करते रहते हैं, अपने शरीर का तापमान, लिख लीजिए इसको, अपने शरीर का तापमान कैसे बदलते रहते हैं। क्लियर, क्लियर है। और जो आपके ठंडे रुधिर वाले होते हैं बेटा, ये क्या होता है, अपने शरीर का तापमान बदलते रहते हैं जैसे ही वातावरण में क्या होता है, बदलाव, यानी कि वातावरण के बदलाव के साथ साथ। ओके है, क्लियर इतनी चीज। चलिए नेक्स्ट, हृदय कैसा है भाई, त्रिकोश है, लेकिन जो मगरमच्छ है उसका हृदय 4 कोष्ठी होता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ओके है, क्या बात कर रहे हैं भाई, यहाँ पे जो बात की गई है वो बोले कि भाई इनका हृदय, यानी कि जितने भी आपके सरीसृप वर्ग में जो जीव आते हैं उनका जो हृदय होता है वो कैसा होता है, त्रिकोष्ठ है, यानी कि 3 कोष्ठ वाला। ठीक, कैसा होता है, 3 कोष्ठ वाला। लेकिन मगरमच्छ, देखो मगरमच्छ रेंगता है, बिल्कुल रेंगता है। ठीक है, आपने देखा होगा पानी पे भी पड़े रहते हैं और धरती पर भी पड़े रहते हैं। यानी कि बेटा मगरमच्छ जो है वो कैसा है भाई, मगरमच्छ, तभी तो यहाँ पे लाइन बोली थी कि अधिकांश जो है वो थलचर हैं, यानी कि आधे से ज्यादा जीव धरती पर रहने वाले हैं, लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे भी हैं जो पानी में भी रहते होंगे, तो जिनमें से मगरमच्छ है। अब सोचोगे आप इसको उभयचर में क्यों नहीं रखा, इसीलिए नहीं रखा है क्योंकि इसमें सरीसृप वाले यहाँ पे क्या थे भाई, रेंगने का गुण था। उभयचर में क्या होते हैं बेटा, वहां पे रेंगते नहीं है। सरीसृप क्या है कि भाई जो रेंगते हैं, तो भाई ये क्या होता है, यहाँ पे मगरमच्छ रेंगता है, इसलिए इसको सरीसृप वर्ग में रखा गया। और साथ ही साथ बेटा यहाँ पे हृदय जो होता है, इनमें कैसा होता है, हृदय 4 कोष्ठ है। तो क्वेश्चन आता है कि भाई सरीसृप का हृदय क्या होता है भाई, त्रिकोष्ठीय होता है। जितने भी सरीसृप वर्ग में आते हैं उन सबका हृदय त्रिकोष्ठीय होता है। लेकिन ऐसा कौन सा भाई यहाँ पे जीव है जिसमें 4 कोष्ठीय हृदय मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए, वो है मगरमच्छ। चलिए नेक्स्ट, कवच युक्त अंडे देते हैं, यानी कि जो इनका अंडा होगा उसके चारों ओर क्या मिलता है, एक कवच होगा जिससे वो ढके रहते होंगे। उदाहरण सांप हो गया, कछुआ हो गया, छिपकली, मगरमच्छ आदि। क्लियर है। तो भाई कछुआ, आपका सांप, छिपकली आदि किसके हैं भाई, इसी के एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पे डायग्राम देखते ही आपको समझ आ गया होगा कौन सा, कि भाई क्या वर्ग चलने वाला है, वर्ग पक्षी चलने वाला है ना। चलिए तो वर्ग पक्षी क्या है, आ जाओ फटाफट से। इसमें कैसे होते हैं बेटा, गर्म खून वाले जंतु, यानी कि भाई ये क्या करते हैं, ये अपने शरीर का ताप नहीं बदलते। ठीक है, ये अपने शरीर का तापमान, ठीक, वातावरण के साथ नहीं बदलते।
चाहे भाई बाहर ठंड है गर्मी है, इनके शरीर का ताप नियत बना रहता है। ठीक है, गर्म खून वाले कौन होते हैं, इनका रुधिर का जो तापमान तो थोड़ा नॉर्मल से ज्यादा होता है, यानी कि गर्म होता है। क्लियर। तो बेटा यहाँ पे गर्म खून वाले क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके शरीर का जो तापमान है रुधिर का वो ज्यादा है। क्लियर। और चाहे बाहर वातावरण में कुछ भी हो, ये अपने शरीर का तापमान क्या नहीं होता, नहीं बदलते हैं। क्लियर। 4 कोष्ठीय हृदय, यानी कि भाई वर्ग पक्षी में कितने, 4 कोष्ठीय क्या मिल रहा है, हृदय मिल रहा है। श्वसन कैसा होता है भाई, फेफड़ों के द्वारा होता है। यानी कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे रहते हैं भाई, ये रहते हैं धरती पर, है ना। या फिर बेटा पक्षी है, कहाँ पे, जमीन पे ही बैठ जाता है, हवा में उड़ता है ना। एक तरीके से मतलब पानी में तो नहीं है ना, कहने का मतलब ये है। शरीर पर क्या पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं। चिड़िया को देखा होगा, कबूतर को, बहुत सारे ऐसे उड़ने वाले जीवों को देखा होगा जिनके शरीर पर क्या मिलता है, पंख, जो किस में सहायता करते हैं, उड़ने में सहायता करते हैं। क्या करते हैं, उड़ने में सहायता करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, शरीर सिर, गर्दन और धड़ व पूंछ में क्या होता है, विभाजित, यानी कि बटा हुआ होता है। अग्रपाद, यानी कि अग्रपाद कौन से होते हैं बेटा, आगे वाले पैर। ठीक है, किसमें, आगे वाले पैर किसमें, पंखों में रूपांतरित, यानी कि पंखों में क्या होते हैं भाई, वो बदले हुए होते हैं। नेक्स्ट, नर व मादा अलग अलग, इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से। हाँ जी, एक लिंगी। जब नर और मादा मैंने बता रखा अलग अलग जीव में मिलते हैं, जब एक जीव में केवल एक लिंग पाया जाता है, एक ही लिंग की उपस्थिति होती है, ऐसों को हम बोल देते हैं एक लिंगी। क्लियर है ये चीज, क्या बोलते हैं बेटा, एक लिंगी कह देते हैं। यानी कि जब नर और मादा जीव अलग अलग शरीर में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, कौवा हो गया, कबूतर हो गया, मोर हो गया। ओके, चलो, तो ये है यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपके, कौन से भाई, आपके भाई यहाँ पे वर्ग पक्षी के। अब आगे आ जाइए। नेक्स्ट है वर्ग स्तनधारी। एग्जाम्पल देखते ही आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे कौन से जीवों को रखा गया है ना। तो चलिए देख लेते हैं इनकी खासियत। सबसे बड़ा वर्ग, बेटा यहाँ पे जब हम लोगों ने एक चीज देखी थी कि संघ की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, किसकी, संघ की बात करते हैं, सबसे बड़ा कौन सा था, सबसे बड़ा संघ, ठीक, वो कौन था, वो था आर्थ्रोपोडा। ओके है, कौन था बेटा, वो था आर्थ्रोपोडा। और वहीं पे आर्थ्रोपोडा तो था ही था। अब अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे बड़े वर्ग की, किसकी, सबसे बड़ा वर्ग, क्लियर, सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा। ठीक है, कौन है, आर्थ्रोपोडा। और सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है, वो है स्तनधारी। क्लियर। तो पहला पॉइंट यही है कि भाई सबसे बड़ा क्या है, ये वर्ग है। सेकंड चीज, शरीर जो है वो कैसा होता है, बाल युक्त होता है, गर्म रुधिर। भाई शरीर पर बाल युक्त होते हैं, भाई अपने अपने एक बार शरीर को ध्यान से देखो, अपने हाथों को देखो, क्या बाल है, नहीं है भाई, बिल्कुल होंगे, है ना। तो शरीर क्या होता है, बाल युक्त होते हैं। गर्म रुधिर वाला, गर्म रुधिर वाला मतलब समतापी, यानी कि भाई ये क्या होते हैं भाई यहाँ पे, हाँ जी क्या होते हैं, तो बेटा ये क्या करते हैं कि अपने शरीर का, अभी बता चुकी हूं कि गर्म रुधिर वाले कौन होते हैं, कि ये अपने शरीर का जो तापमान है, ठीक है, उसको नहीं बदलते। ठीक है, यानी कि बाहर चाहे कितना भी वातावरण में बदलाव हो, ये अपने शरीर के तापमान को नहीं बदलेंगे। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, हाँ जी क्या आ जाता है भाई, यहाँ पे आ जाता है स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, नर में ये अविकसित होती हैं, जबकि मादाओं में ये विकसित होती हैं। बाह्य कर्ण की उपस्थिति, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। श्वसन किसके द्वारा होता है, फेफड़ों के द्वारा, क्योंकि भाई कहाँ पे रहते हैं, धरती पर। ठीक है, और स्थल पर रहने वाले जितने भी जीव होते हैं वो अपनी क्रिया, यानी कि श्वसन की क्रिया किसके द्वारा करते हैं, फेफड़ों के द्वारा। शिशुओं को क्या करते हैं, जन्म देते हैं, यानी कि भाई अपने जैसे ही समान संतति की उत्पत्ति करते हैं। क्या करते हैं भाई, अपने जैसी समान संतति की उत्पत्ति
करना। क्लियर है? ओके है। चलिए तो भाई क्या करते हैं भाई, अपने जैसे ही समान संतति की उत्पत्ति कर देते हैं। और निषेचन की क्रिया कैसी होती है? आंतरिक होती है, यानी कि क्या होंगे भाई, युग्मक शरीर के अंदर मिलेंगे, अर्थात निषेचन शरीर के कहाँ होगा भाई? निषेचन शरीर के अंदर होगा। ओके है, पॉइंट क्लियर गाइज यहाँ पे। चलिए, हृदय कैसा होता है? 4 कोश है, यानी कि हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। माँ बाप द्वारा शिशु की क्या होती है भाई? देखभाल होती है। क्या माता पिता अपने बच्चे की देखभाल नहीं करते भाई? बहुत अच्छे से करते हैं, है ना। वहीं पे एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे? मनुष्य हो गया, कंगारू हो गया, हाथी हो गया, बिल्ली, आपका चमगादड़। अब बोलोगे हम चमगादड़ क्यों, ये पक्षी वर्ग में क्यों नहीं रखा है? क्योंकि बेटा चमगादड़ में क्या होती है? बाह्य कर्ण की उपस्थिति। ठीक है, किसकी? बाह्य कर्ण की उपस्थिति। तो बाह्य कर्ण की उपस्थिति के कारण यहाँ पे इनको किसमें? तो भाई बाह्य कर्ण की उपस्थिति के कारण ही, ठीक है, चमगादड़ को पक्षी वर्ग में ना रखकर कहां पे रखा गया है? इसको स्तनधारी वर्ग में। एंड क्वेश्चन आता है कि चमगादड़ को, ठीक है, स्तनधारी वर्ग में किसकी उपस्थिति के कारण रखा गया? तो आपको पता होना चाहिए, बाह्य कर्ण की उपस्थिति के कारण। ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हो बेटा, आपका मनुष्य हो गया, हाथी हो गया, ये सारे हैं इसके एग्जाम्पल। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं भाई हम लोगों ने आज क्या किया है। भाई आज हम लोगों ने संघ कॉर्ड डेटा को देखा है। किसको? संघ कॉर्ड डेटा को। इसके साथ आपका क्या होता है भाई? इसके साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे आपने बहुत सारे वर्ग को देखा। कौन कौन से वर्ग को देखा है? यहाँ पे आपने मत्स्य वर्ग को देखा है। ठीक है, यहाँ कौन सा वर्ग देखा? पक्षी वर्ग, आपका सरीसृप। क्लियर, आपका सरीसृप वर्ग को देखा है। साथ ही साथ कौन सा आपका यहाँ पे आ जाता है भाई? स्तनधारी। क्लियर, और आपका कौन सा हो जाता है भाई? उभयचर, यानी कि एम्फीबिया। क्लियर, ये सारे आप लोगों ने यहाँ पे देखे हैं। अब यहाँ पे हम सारे तो जान चुके हैं, अब हम लेंगे पूरा एक बार रिवीजन स्टार्टिंग से। तो बच्चों यहाँ पे जो आपका ये वाला जो चैप्टर था, ठीक, हम लोगों ने स्टार्ट किया था किस तरीके से कि भाई सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे जाना था कि भाई आखिर वर्गीकरण क्या था। स्टार्टिंग से आएंगे, ठीक है। संघ कॉर्डेटास तो सिर्फ हमने आज पढ़ा है। अगर बात करें इस चैप्टर की, इस चैप्टर में हमने स्टार्ट किया था कि भाई सबसे पहले ये देखो कि आखिर वर्गीकरण क्या है। ठीक है, उससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था जैव विविधता, यानी कि जैविक विविधता, जहां पर हम लोगों ने देखा कि भाई जितने भी जीव हैं वो सारे के सारे जो हैं कैसे अलग है एक दूसरे से। फिर वहां पे बारी आई कि भाई उनको बांटने की जरूरत क्यों पड़ी, यानी कि बेटा सोचो कि एक जगह सारे जीव होते। आज की क्लास में आपको जो आपने पूरा पढ़ा है वो रिवाइज होगा अब, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बोला जैविक विविधता आई थी, एंड जैविक विविधता में था कि भाई हमने ये देखा कि भाई जीवों में पाई जाने की विविधता, यानी कि कोई भी जीव एक जैसा नहीं था, सारे के सारे जीव एक दूसरे से कैसे थे? अलग थे। अब वो जीव जो सारे के सारे एक दूसरे से कैसे थे? अलग थे, बिल्कुल। तो वहीं पे हमने क्या किया भाई, वहां पे हमने देखा कि भाई ये तो विविधता है, यानी कि सारे जीव एक दूसरे से अलग है, यानी कि वर्गीकरण जरूरी है, सबको बांटना बहुत जरूरी है। किसके आधार पे? उनकी समानता और असमानता के आधार पर क्या करना है? उनको बांटना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या किया गया वहां पे? उनकी समानता और असमानता के आधार पर उनको वहां पे बांट दिया गया। ठीक, जब बांटा तो भाई वहां पे सबसे पहले कौन आए थे? तो भाई सबसे पहले देखो अरस्तु ने सिर्फ एक लाइन कह दी थी, ठीक है। अरस्तु ने क्या बोला था कि भाई देखो जीव जो हैं वो 3 तरीके से हैं। कौन कौन से? उन्होंने बोला सिंपल कि भाई एक तो ऐसे हैं जो कहाँ पे, जो हवा में यानी वायु में रहते हैं, कुछ धरती पर रहने वाले हैं, और कुछ ऐसे हैं जो जल में रहते हैं। लेकिन ये बात किसी को समझ नहीं है कि भाई जल में भी तो बहुत सारे हैं, यहाँ पे भी तो बहुत सारे हैं, धरती पर हवा में उड़ने वाले कोई जीव एक जैसा नहीं है। तो वहां पे किसी को वो चीज उनकी समझ नहीं है। उसके बाद कौन आए थे बेटा? मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, कमेंट में आंसर चाहिए, ठीक है। उसके बाद कौन आए थे? उसके बाद आए कैरोलस लीनियस।
कैरलस लीनियस जो थे उन्होंने की थी सही मायने में किसकी बेटा, वर्गीकरण की शुरुआत। और वर्गीकरण की जो उन्होंने सही मायने में शुरुआत की थी, ठीक है, वही से शुरू हो चुकी थी किसकी, वर्गीकरण की कहानी। कि सबसे पहले कैरलस लीनियस ने बांट दिया गया था, कहां पे, उन्होंने दी थी द्विजगत की प्रणाली, यानी कि दो जगत में बांटा था। कौन कौन से, एक तो पादप जगत और एक जंतु जगत। फिर धीरे धीरे और साइंटिस्ट वहां पे जुड़ते गए, फिर 3 जगत वर्गीकरण आए, 4, और फिर लास्ट में आया कौन सा, 5 जगत का वर्गीकरण, जो कि R.H. विटेकर द्वारा दिया गया था। ठीक है, और R.H. विटेकर ने बेटा वहां पे जो वो 5 जगत दिए थे वो कौन कौन से थे भाई, वहां पे जो आपको 5 जगत जो दिए गए थे वो दिए गए थे, आ जाओ जल्दी से एक बार देख लो। नंबर 1 था बेटा वहां पे मोनेरा, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे वहां पे था प्रोटिस्टा, ठीक। नंबर तीसरा था आपका फंजाई, क्लियर। नंबर 4 आ जाता है आपका पादप या प्लांटी, ओके। नंबर 5 पर आ जाता है जंतु जगत, या जिसको हम कह देते हैं एनिमेलिया, क्लियर है। यहां पे क्या कर देते हैं भाई, इसको उनको इस तरीके से बांट देते हैं। ये 5 जगह दिए थे किसने, R.H. विटेकर ने, और सबसे ज्यादा यही मान्य है। मोनेरा में जो सारे जीव रखे गए थे वो रखे गए थे एक कोशिकीय, कैसे जीव, एक कोशिकीय प्रोकैरियोट्स, ठीक है, कैसे, एक कोशिकीय प्रोकैरियोट्स यानी कि प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा। दूसरे में थे तो बेटा वो एक कोशिकीय, ठीक, कौन से थे तो वो एक कोशिकीय, लेकिन वो कैसे थे, यूकैरियोटिक थे, यानी कि यूकैरियोट्स थे, क्लियर। उसके बाद यहां पे अगर देखा जाए तो भाई फंजाई में यहां पे भी बहुकोशिकीय थे और यूकैरियोटिक थे। मैंने बोला था ये 4 तो बेटा सब बच्चे याद कर लेना, ये हर बार पूछा जाता है, बहुत जरूरी होता है, मतलब कि किस में किस तरीके के जीवों को रखा जाता है, ठीक है, यूकैरियोटिक। और पादप या प्लांटी में भी कैसे थे भाई, यहां पे भी आपके बहुकोशिकीय, ठीक, कैसे थे, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक, ओके। नेक्स्ट एनिमेलिया में कैसे रखे गए, यहां पे सारे के सारे बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक, ओके। इस तरीके सब जीवों को बांटा गया। फिर यहाँ पे किसी को आपने देखा था कुछ आधार था कि भाई कोशिकीय है, ये चीज देखी गई थी भाई कि ये जो 5 जगत बनाए थे वो किस आधार पर बनाए गए थे, कि भाई ये देखा गया कि शरीर की संरचना कैसे, कि कोशिकीय बहुकोशिकीय, देखा गया कोशिका का प्रकार क्या भाई वो यूकैरियोटिक है क्या वो प्रोकैरियोटिक है, साथ साथ पोषण देखा गया, एंड पोषण में आपको सब में पढ़ा चुकी हूँ। हाँ जी, ये चीज देखने के बाद में प्लांटी जो है बेटा पादप को भी तो अलग से बांटा गया था, किस किस में, नंबर 1 थैलोफाइटा, ओके, फिर ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ओके, जिम्नोस्पर्म जिनको अनावृत बीजी भी कहते हैं। बट एक बार हम आज लेक्चर खत्म हो रहा है आपके वाला, तो सारा अच्छे से बहुत जल्दी से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। और आपका लास्ट में था एंजियोस्पर्म। आपने देखा भाई किस तरीके से यहाँ पे पौधों को भी बांटा गया था, और आपका एंजियोस्पर्म में भी यहाँ पे एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री आ जाते हैं। कौन से, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, क्लियर है, ये सारे यहाँ पर आ जाते हैं। और लास्ट में अगर हम बात करें जंतु जगत की, तो यहाँ पे भी क्या बनाए गए, अलग अलग संघ बनाए गए, और कौन कौन से, ये सारे संघ थे। और टोटल कितने संघ थे बेटा, 11 संघ थे। बेटा संघ शब्द जो इस्तेमाल किया जाता है ये जंतुओं के लिए किया जाता है, पादपों के लिए संघ शब्द यहाँ पे यानी क्या नहीं करते, हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है।
तो पॉरीफेरा, सीलेंटेडा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। क्लियर है? यहां पे ये बनाए गए 11 संघ, जिसमें सबसे बड़ा जो संघ होता है वो होता है आर्थ्रोपोडा। क्लियर है? क्या है? सबसे बड़ा संघ कौन है? संघ आर्थ्रोपोडा। और साथ ही साथ टीनोफोरा जो है ये क्या है? सबसे छोटा संघ है। क्या है बेटा? सबसे छोटा संघ। तो ये चीज यहाँ पे याद रखने की थी। फिर उसके बाद हमने देखा जब जंतु संघ यहाँ पे बने तो भाई इनको कुछ ना कुछ आधार पे बांटा था। क्या देखा गया था भाई? वहां पे देखा गया इनका शारीरिक संगठन कि भाई क्या वहां पे क्या मिल रहा है भाई? क्या कोशिकीय स्तर है, क्या ऊतक स्तर है, अंग स्तर है या फिर अंग तंत्र स्तर है? ये चीज देखी गई। क्लियर है? साथ ही साथ क्या देखा गया? साथ ही साथ वहां पे देखा गया भाई सम्मिति। क्या वहां पे अरीय सम्मिति है? क्या द्विपार्श्व सम्मिति है? ये सब चीजें वहां पे देखी गई। क्लियर है? और बेटा देखा गया कि भाई बिना गुहा के जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अगुहे, यानी कि जिनमें कोई गुहा यानी खाली जगह नहीं पाई जाती। ठीक है? यहाँ पे फिर थे आपके भाई जिनमें कूट गुहा, कूट मतलब फॉल्स, ठीक है, यानी कूट गुहा पाई जाती, कुछ ऐसे जिनमें सत्य गुहा होती है। ये चीज देखी और ये सारी चीज देखी। प्लस क्या देखा वहां पे देखा कि भाई क्या वो त्रिकोरक है या फिर द्विकोरक, यानी कि भाई वहां पे द्विकोरक है यानी कि सिर्फ एक्टो और एंडोडर्म ही होगा, और अगर त्रिकोरक होगा तो एक्टो, मीजो और एंडो तीनों होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से बांटा गया, यानी कि इन सब चीजों को देखा गया और तब ये संघ बनाए गए थे। और ये सारे संघ मैं आपको एक एक करके पढ़ा चुकी हूँ। पॉरीफेरा भी पढ़ा चुकी हूँ, सीलेंटेडा भी, टीनोफोरा भी, टीनोफोरा आपके कोर्स में नहीं था बट मैंने फिर भी बता दिया, क्योंकि जहां आप 11-10 संघ पढ़ रहे हो, एक और पढ़ लोगे बहुत छोटा सा तो कुछ नहीं जाता है ना, एटलीस्ट नॉलेज में रहेगा आपको। प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, आपका यहाँ पे आ जाता है भाई एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा एंड आज हम लोगों ने देखा कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। भाई इन सबको तो मैंने आपको रिवाइज कराया था जब मैंने वो लेक्चर पढ़ाया था समझाकर, लास्ट में आपको एक बार रिवीजन लिया था। अब बारी है एक बार कॉर्डेटा की भी रिवीजन ले लीजिए जल्दी से। हाँ जी, तो भाई हमने देखा इस संघ की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? बेल्फोर नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने की थी। और इस संघ के अंतर्गत किसको? जंतुओं को रखा जाता है जिनके जीवन चक्र की किसी न किसी अवस्था में एक पृष्ठ रज्जु यानी कि खोखला, क्या होती है भाई? खोखली पृष्ठ तंत्रिका रज्जु पाई जाती है। इस संघ के जंतुओं के निम्नलिखित लक्षण थे। कौन कौन से थे भाई? द्विपार्श्व सम्मित था, ठीक है, आपका यहाँ पे त्रिकोरक था, सिलोम उपस्थिति में रज्जु और कशेरुक दंड की उपस्थिति, ठीक है। यहाँ पे आया वर्टिब्रेट, आपने कहा भाई कशेरुकी, यानी कि कशेरुकी में वर्टिब्रेटा जो है इसमें सारे कौन सा थे? कशेरुकी। अब जिनमें बेटा कशेरुकी कौन? जिनमें ये पीछे रीढ़ की हड्डी जो होती है, यानी कि जो पीछे एक आपने देखा जीव के ऊपर हड्डी होती है, ठीक है, यानी कि जिनमें ये पाई जाएगी। तो वर्टिब्रेटा जो है किसका? कॉर्डेटा का ही क्या हो जाता है? यहाँ पे उपसंघ हो जाता है। और इनकी ये खासियत देखने के बाद वर्टिब्रेटा के अलग अलग वर्ग हैं। कौन सा? सबसे पहले यहाँ पे था आपका वर्ग मत्स्य का। क्लियर? हाँ जी, वर्ग मत्स्य। और यहाँ पे कैसे हैं भाई? सारे के सारे जलीय जीव हैं, यानी कि जल में रहने वाले जीव हैं। शरीर कैसा है भाई? कवच युक्त, यानी कि शरीर किसी ना किसी चीज से क्या हो रखा है? वहां पे ढका हुआ है। गिल उपस्थित है, यानी कि भाई पानी में रहते हैं और पानी में भाई फेफड़ों से सांस लेंगे नहीं, तो किससे? जो पानी में जो जीव रहते हैं उनमें क्या पाए जाते हैं? गिल्स पाए जाते हैं, यानी कि गिल्स की उपस्थिति के कारण ही इनको क्या बोलते हैं बेटा? गिल्स की उपस्थिति के कारण ही बेटा यहाँ पे इनको क्या कहा जाता है? भाई ये पानी में रहने वाले हैं, गिल्स के क्या करें भाई? सांस ले रहे हैं, इसलिए तो जलीय जीव हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट, अरीय सम्मित जो तैरने में मदद करता है और साथ साथ शरीर में 2 कक्ष युक्त, यानी कि वर्ग मत्स्य में कितने? 2 कक्ष मिलते हैं हृदय में, और साथ ही साथ कैसे होते हैं? ठंडे रुधिर वाले। इनको याद रखना, इनको असमतापी भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, अंडे देने वाले होते हैं जिनसे आगे चल के एक नया जीव बनता है। इनमें कुछ का कंकाल तो उपास्थि का है और कुछ अस्थि का। एग्जाम्पल देते शार्क, आपका यहाँ पे शार्क आ जाता है, रोहू, टॉर्पिडो आदि, ये सब यहाँ पे इसके एग्जाम्पल थे। उसी के साथ यहाँ पे आया आपका वर्ग एम्फीबिया, और एम्फीबिया को कहा जाता है क्या? आपका भाई यहाँ पे इनको आप उभयचर भी कह देते हो, ठीक है। उभयचर के साथ साथ आप इनको जल स्थलचर भी कह देते हो। क्यों? क्योंकि भाई ये जो होते हैं ये भूमि और जल दोनों जगह पर पाए जाने वाले होते हैं। ओके,
साथ ही साथ त्वचा पर क्या मिलती हैं, ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। शीत रुधिर यानी कि ठंडे रुधिर वाले होते हैं और 3 कोष्ठक यानी कि हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं। श्वसन गिल व फेफड़ों द्वारा, पानी में रहेंगे तो गिल्स के द्वारा सांस लेंगे और धरती पर रहेंगे तो फेफड़ों के द्वारा। कैसे होते हैं, पानी में अंडे देने वाले होते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, टोड दिया हुआ है, मेंढक दिया हुआ है और सैलामेंडर भी दिया हुआ है। ओके है, चलिए आगे आ जाइए। हाँ जी, ये कुछ एग्जाम्पल थे। उसके बाद आया आपका कौन सा वर्ग, सरीसृप यानी कि रेंगने वाले। तो यहीं पे अधिकांश जो होते हैं ये कैसे होते हैं, इसके अधिकांश जो जीव होते हैं बेटा वो होते हैं कौन से, थलचर यानी कि धरती पर रहने वाले। शरीर पर क्या होते हैं भाई, शल्क पाए जाते हैं, जैसे सांप की स्किन अगर देखोगे तो शल्क है। और श्वसन भाई अधिकांश थलचर है, यानी कि अधिकांश थलचर यानी कि जो धरती पर रह रहे हैं तो फेफड़े ही मिल रहे हैं। रुधिर कैसा है, ठंडा यानी शीत रुधिर। ठंडे रुधिर वाले कौन होते हैं भाई, जो अपने शरीर के ताप को बदलते रहते हैं। जैसे ही वातावरण का ताप बदला अपने शरीर का ताप भी ये बदल लेते हैं। हृदय कैसा होता है गाइस, इनका 3 कोष्ठीय होता है, लेकिन मगरमच्छ का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। मगरमच्छ ही एक ऐसा यहाँ पे क्या हो जाता है भाई, सरीसृप होता है जिसमें 4 कोष्ठीय हृदय यानी कि भाई 4 कोष्ठ होते हैं हृदय में, यानी कि 4 कोष्ठीय होता है। बाकी सभी में 3 कोष्ठ यानी कि त्रिकोष्ठीय होते हैं। कवच युक्त क्या देते हैं बेटा, ये अंडे देते हैं। एग्जाम्पल सांप हो गया, कछुआ, छिपकली, आपका मगरमच्छ, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमने देखे, इसके एग्जाम्पल देखने के बाद में आए पक्षी वर्ग पर। और ये कैसे होते हैं, गर्म खून वाले, यानी कि भाई ये अपने शरीर का ताप नहीं बदलते, चाहे बाहर के वातावरण में कितना भी बदलाव हो, ये अपने शरीर के तापमान को नहीं बदलेंगे। 4 कोष्ठीय हृदय यानी कि इनके हृदय में कितने कोष्ठ हैं, 4। श्वसन किसके द्वारा हो रहा है, फेफड़ों के द्वारा। शरीर पर पंख पाए जाएंगे जो कि इनकी खासियत है। शरीर जो होता है सिर, गर्दन और धड़ व पूंछ में क्या होता है, विभाजित होता है। अग्रपाद यानी कि जो आगे वाले पैर होते हैं वो किसमें, पंखों में रूपांतरित यानी कि पंखों में बदले हुए होते हैं। नर व मादा अलग अलग, यानी कि भाई ये कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं, यानी कि एक जीव में एक ही लिंगी उपस्थिति होगी, या तो वो नर होगा या वो मादा होगा। नेक्स्ट, हाँ जी, एग्जाम्पल देखिए, कौवा, कबूतर, मोर आदि। चलिए ये सब एग्जाम्पल थे। देख रहे हो बेटा, ये रहा इसका क्या, यहाँ पे सिर, ये गर्दन, धड़ और पूंछ में क्या है, विभाजित है। आ जाइए, स्तनधारी सबसे बड़ा वर्ग। जिस तरीके से आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, उसी तरीके से सबसे बड़ा वर्ग जो है वो कौन है, स्तनधारी वर्ग है। शरीर जो है बाल युक्त, यानी कि भाई यहाँ पे क्या मिलते हैं, शरीर पर बाल पाए जाते हैं। क्लियर। साथ ही साथ गाइज यहाँ पे क्या होता है बेटा, गर्म रुधिर वाले यानी कि समतापी हैं, यानी कि भाई ये भी अपने शरीर का तापमान नहीं बदलते हैं। बाहर का वातावरण बदल रहा है, बदले, लेकिन शरीर का तापमान नहीं बदलेंगे। स्तन ग्रंथियां जो कि भाई नर में अविकसित होती हैं जबकि मादाओं में विकसित होती हैं। ठीक है, बाह्य कण की उपस्थिति, और बाह्य कण की उपस्थिति के कारण ही चमगादड़ को किसमें, स्तनधारी वर्ग में रखा गया है। क्लियर है। चलिए, श्वसन किसके द्वारा होता है, आपके भाई यहाँ पे फेफड़ों के द्वारा। शिशुओं को जन्म देते हैं, यानी कि अपने ही जैसी समान संतति की क्या कर देते हैं बेटा, वो कर देते हैं वहां पे उत्पत्ति। निषेचन की क्रिया आंतरिक, यानी कि नर और मादा युग्मक जो मिलेंगे वो कहाँ पे, शरीर के अंदर मिलेंगे, यानी कि निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर होगी। हृदय 4 कोष्ठीय, यानी कि 4 हृदय जो होते हैं भाई वो 4 कोष्ठ वाला होता है। माँ बाप द्वारा शिशुओं की देखभाल होती है। एग्जाम्पल मनुष्य, कंगारू, हाथी, बिल्ली और चमगादड़। ठीक है, चमगादड़ में है बाह्य कण की उपस्थिति, जिसके कारण उसको रखा गया है किसमें भाई, यहाँ पे उसको रखा गया है स्तनधारी वर्ग में। क्लियर है, हो जाती है यहाँ पे सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर। अब आपका भाई यहाँ पे OMR हो चुका है, यानी कि भाई आज जो पढ़ा था वो भी, और एक तरीके से पूरा चैप्टर भी रिवाइज कर लिया हम लोगों ने। अब बारी है क्विज की, एंड फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइए मत्स्य वर्ग के हृदय में कक्ष होते हैं कितने। एंड 4 ऑप्शन गाइज आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर दीजिए, थोड़ा समय इसके लिए मिलेगा आप लोगों को। ऑप्शंस दिए हुए हैं, पहला दिया हुआ है 1, सेकंड में 2, फिर 3 या फिर 4, बताओ जल्दी से बताइए। क्या होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट, मेंढक, सैलामेंडर और टोड किस वर्ग के जीव हैं। क्या वो मत्स्य वर्ग के हैं, क्या वो स्तनधारी वर्ग के हैं, क्या वो सरीसृप हैं, या फिर जल स्थलचर हैं। जल्दी से आंसर।
चलिए तो भाई टाइम हो जाता है यहाँ पे खत्म, आंसर चेक करते हैं। बेटा मत्स्य वर्ग में हृदय कितने होते हैं, बार बार बताया है, एक नहीं कितने, हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 2 कक्ष, यानी कि आंसर क्या है इसका, आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड वाला, यानी कि 2। क्लियर। नेक्स्ट, मेंढक, सैलमेंडर और टोड किस वर्ग के जीव हैं, तो भाई मत्स्य वर्ग में तो नहीं है, ना ही स्तनधारी वर्ग में, ना ही सरीसृप, वो है बेटा जल स्थलचर, यानी कि वो धरती पर भी रहते हैं और पानी में भी, यानी जल पर भी और स्थल में भी। आंसर ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जल स्थलचर। ओके है। चलिए अब यहीं पे आ जाइए भाई, नेक्स्ट क्लास में आप देख लो क्या पढ़ोगे। तो बेटा नेक्स्ट क्लास में आपका स्टार्ट होगा एक न्यू चैप्टर, यानी कि हम बीमार क्यों होते हैं। क्लियर है। तो मिलते हैं फिर गाइज यहाँ पे आपके जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो इस चैप्टर से डरना नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को कि भाई मैम ये पॉइंट्स कैसे याद करेंगे, मैम कैसे याद रहेगा, तो मैं सिंपल बता देती हूँ। हर संघ की खासियत पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे वर्गीकरण पता होना चाहिए, वर्गीकरण किस आधार पे आपको किया गया था, उसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा पता होनी चाहिए। साथ ही साथ कैलस लीनियस के बारे में पता होना चाहिए, नामकरण पद्धति यानी कि द्विनाम पद्धति के बारे में पता होना चाहिए आपको। साथ ही साथ 5 जगत वर्गीकरण के 5 जगत किस कैसे कैसे, जो मैंने आपको चार्ट बना रखे कि भाई ये कोष्ठ के रखे गए हैं, इसमें बहुकोष्ठ के, वो याद होना चाहिए पूरा चार्ट। ठीक है। और साथ ही साथ पादप जगत कितने वर्गों में है, संघ कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, और कॉर्डेटा में स्तनधारी वर्ग इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इन सभी के एग्जाम्पल याद रखना, संघों के नाम और उनके एग्जाम्पल, ये सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या है गाइस इंपॉर्टेंट है।